हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर आवर सोशियोलॉजी बेसिक्स। सो गाइस, before starting, I just want to introduce myself. I am Neha Kashyap. I am UGC NET qualified in sociology and also pursuing PhD in sociology. सो गाइस, जो हमारी ये क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वो हमारी MA, UPPGT, UGC नेट, UPHESC एग्ज़ाम्स जो सोशोलॉजी में होती हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले बहुत सारे रेवोल्यूशन या फिर ऐसे कुछ घटनाएं हैं जो सोशोलॉजी को हमारे विकसित होने में हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में हमने देख लिया है, डार्क एज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एनलाइटमेंट पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं, रेनेसेंस या नवजागरण काल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो गाइस, देखते हैं उससे आगे हमने 2 रेवोल्यूशन और देखे थे, जो कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन और एक आपका कमर्शियल रेवोल्यूशन था। एंड देन हमने फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात भी कही है, हमने उस पर भी बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। सो गाइज़, अगर आप वो सब वीडियोस को देखना चाहते हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना एंड देन वहाँ पे आपको बेसिक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स करके एक लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वो सेंड कर दूँगी, देन आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज़, देखते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था आपका 1760 टू 1830 तक, उसमें ज़्यादा क्रेज़ रहा। सो गाइज़, एक आज हम ऐसे लाइफ को जी रहे हैं जहाँ पर हम एक तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, हम अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से जी सकते हैं। सो गाइज़, आज के टाइम में एक व्यक्ति है वो अपने, जैसे आपने देखा ही होगा कि अपने फ़ोन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को देखता है। फ़ोन में उसके मतलब बहुत सारी गूगल से करके कुछ भी वो फाइंड आउट कर सकता है। सो गाइज़, देखते हैं और भी चीज़ें हैं। आज हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक बेटर हो गई है। एग्ज़ाम्पल जैसे हम पुराने टाइम के देखें, 16th सेंचुरी में जो हमारी लाइफ थी वो क्या होती थी? क्या हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स थे? नहीं थे। क्या हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीन थी, क्या हमारे पास ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो हमारी लाइफ को एक ईज़ी वे में उसको बदल सकती? नहीं, हमारे पास ऐसे कुछ नहीं था। सो गाइज़, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 16th सेंचुरी वाली लाइफ को? अब से अगर आप सोचें कि आइज़ क्लोज़ करके देन थोड़ी देर के लिए आइज़ क्लोज़ करें, देन उसके बाद आप इमेजिन करें कि हम 16th सेंचुरी में जा चुके हैं। हमारे पास ना तो मोबाइल फ़ोन्स हैं, ना हमारे पास कोई सुख सुविधाएं हैं, और सूती वस्त्र पहनते हैं, सब चीज़ें। सो गाइज़, ये जो आज के दौर में हम देख रहे हैं, इतनी सारी प्रोडक्टिविटी, इतनी सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतना कुछ हम इन्वेंट कर चुके हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इतने सारे जो मशीनें या फिर कुछ भी बनाया जाता है साइंटिफिक वे में, सब कुछ हो रहा है। सो गाइज़, ये किस लिए होता है? ये होता है आपके एक अच्छे जीवन बिताने के लिए, जिससे कि आपकी लाइफ एक ईजी वे में चलती रहे। सो गाइज़, ये हुआ कब? ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में देखें तो गाइज़, हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से ऐसी लाइफ थी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं आज के टाइम में, क्योंकि हम एडिक्टेड हो चुके हैं इन सब चीज़ों को लेके। अपनी जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं उन सब चीज़ को लेके हम एडिक्टेड हो चुके हैं। बट स्टार्टिंग में जो एंशियंट टाइम था वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट हैपन इन इंग्लैंड इन 1760, सो इसके बाद से सब चीज़ स्टार्ट ही हो गई है। सो गाइस, देखेंगे कि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो कि एक अचानक होने वाला रेवोल्यूशन था। ये अचानक से हुआ और इसने बहुत ही जल्दी से स्पीड पकड़ के मतलब पूरे संसार को ही बदल दिया। ये इंग्लैंड में स्टार्ट ज़रूर हुआ था, लेकिन इसका इफ़ेक्ट पूरे ही वर्ल्ड पर पड़ा है। और गाइस,
सो गाइज़ ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो कि रैपिड चेंज हुआ, जहाँ पर एकदम से बहुत जल्दी से चेंज हुआ एंड सडन चेंज हुआ है। सो गाइज़ हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या सिस्टम हुआ करता था फ्रांस में। वहाँ पर जो पादरी होते थे या 3 स्टेट जो थी, जो अपर वाली 2 स्टेट थी, वो एक्सप्लॉइट करती थी कॉमन पीपल को एंड वहाँ पर लोग बहुत परेशान थे। सो क्या हुआ गाइज़ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे इंग्लैंड में हम इसको एज ए स्टोरी समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। आप इसको एज ए स्टोरी समझिए और एक इमेजिनेशन करके कि अच्छा उस टाइम में ऐसा होता था। सो गाइस देखेंगे कि इंग्लैंड में क्या हुआ जब ये क्रांति हुई। उससे पहले वहाँ पर जो दास व्यवस्था थी, दास बना के लोगों को रखते थे, उनसे काम कराते थे, उनको खाना देते थे एंड उनको कपड़ा देते थे, उनको कोई मनी नहीं दिया जाता था। तो वो जो सिस्टम था वो अब समाप्त हो चुका था इंग्लैंड में। और क्या हुआ कि जो वहाँ पर मज़दूर थे वो अपने खेतों को छोड़कर अब धीरे धीरे कारखानों की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि ये जो सूत्रपात हुआ ये फैक्ट्रीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हुआ था। सो गाइस ध्यान रखेंगे कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो किसी भी मेन उसका पर्पज़ जो था होने का वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, यानी कि कपड़ा उद्योग था, कपड़े की उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था। सो गाइस देख सकते हैं इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स रिप्लेस इन फैक्ट्री प्रोडक्ट्स। सो गाइस क्या होता था कि पहले स्टार्टिंग में जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो पीपल क्या करते थे अपने डोमेस्टिक चीज़ों से, लाइक घर पे ही वो किसी प्रोडक्ट को बनाते थे एंड देन उसको सेल करते थे। उसमें क्या होता था कि काफ़ी टाइम लग जाता था एक प्रोडक्ट को बनाने में। स्टार्टिंग में ये देख सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट होते थे, जैसे कि कुछ चरखा बनाना है तो उसका कुछ टाइम ज़्यादा लगता था, या कोई कपड़ा आपको बनाना है तो वो चरखे से बनाया जाता था, वो सूती जो होता है कॉटन होती है उससे बनाते थे। तो क्या होता था गाइस कि काफ़ी टाइम भी लगता था, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी। और अब क्या हुआ कि वो ही सिस्टम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगी, उन फैक्ट्रीज़ में वर्कर काम करने लगी एंड देन वहाँ पर बहुत सारी मशीनें आने लगी। जो काम पहले 4-5 दिन में हुआ करता था, या फिर एक दिन में हम 2 या 3 प्रोडक्ट बनाते थे, बट अब मशीनों के आने के बाद क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट हम अब एक दिन में 100 या 1000 प्रोडक्ट बनाने लगे। सो बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ। सो गाइस ध्यान रखेंगे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिप्लेस होकर इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सोसाइटी शिफ्टेड फ्रॉम फ्यूडल टू कैपिटलिज्म। सो गाइज स्टार्टिंग के या पहले के टाइम में देख सकते हैं कि हमारा फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल यानी कि एक सामंतवादी समाज था, और अब हमारा कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। हमारा अब पूंजीवादी की व्यवस्था बन गई है समाज में आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो नेक्स्ट देखते हैं, सडन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। सो गाइस याद रखेंगे कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें सडन चेंज आया, यानी कि अचानक से चेंज आया और वो एकदम रैपिड फैला, पूरे ही विश्व को उसने चेंज कर दिया। एंड देन ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था। ये नहीं था कि आपका एक ही किसी एस्पेक्ट्स पर चेंज हुआ है, नहीं, आपका सोशल में भी चेंज हुआ है, इकोनॉमिक में भी चेंज हुआ है, आपका डोमेस्टिक में भी चेंज हुआ है एंड देन आपका इंडस्ट्रियल, ये सब बहुत सारे चेंज हुए हैं। अभी हम देखेंगे आगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पढ़ना है। सो गाइस देखते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है उसके क्या क्या कॉजेज़ या फिर क्या क्या कारण रहे हैं। जो मेजर रीज़न है, जो मेजर कारण है वो हम आज देखने वाले हैं इसमें। सो क्या देखेंगे गाइस कि फर्स्ट आपका मेजर है कारण कि स्लेवरी सिस्टम एबॉलिश्ड, यानी कि दास प्रथा का समाप्त होना। सो गाइस जैसे मैंने आपको अभी डिफ़ाइन किया था कि स्टार्टिंग में क्या था कि दास प्रथा थी, इंग्लैंड में दास प्रथा थी जहाँ पे दास रखे जाते थे, अब उनसे काम कराया जाता था और उनको सिर्फ खाना दिया जाता था, और अगर वो काम नहीं करते थे तो उन पर मतलब उनको उत्पीड़न भी किया जाता था उनका। सो ऐसी कुछ सिस्टम बना हुआ था सोसाइटी में। तो क्या हुआ कि
अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो है ये जो लोग थे, जो दास थे, वो अब अपने आप को फ्रीडम महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो फैक्ट्रीज़ में जाना चाहते थे। उनको पता चला कि फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, हम वहाँ पर काम करेंगे, देन हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकेंगे, हम सामंतवादियों के अंडर रहकर काम नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें एक कारण रही। सेकंड है आपका डोमेस्टिक टू इंडस्ट्रीज़। जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले क्या था गाइस, कि डोमेस्टिक यानी कि घरेलू उत्पादन बना दिया जाता था। और अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ खुलने लगी, तो उन लोगों में बहुत सा उत्साह जागृत हुआ और वो उनमें जाके वहाँ पर काम करने लगे। थर्ड देखते हैं फॉर इन्वेंशंस। सो गाइस देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू बहुत सारी इन्वेंशंस हुए हैं हमारी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में, जो कि एक सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। एंड देन आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको फैक्ट्री का एग्जांपल दिया। सो गाइस फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं। सो ये सब जो है इन्वेंशंस के थ्रू हुआ है। सो गाइस जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर एक ऐसी क्रांति आई, एक ऐसी क्रांति की लहर आई जिसने पूरे इंग्लैंड को ही नहीं, पूरे विश्व को ही बदल कर रख दिया। एक ऐसी होड़ सी मच गई थी कि हाँ, अब पूरे संसार में कि अब ये इन्वेंशन करना है, हमें ये फैक्ट्रीज़ लगानी है, हमें इतना सारा कैपिटलिज्म को मतलब रख के ये सब चीज़ों की एक होड़ सी लग गई थी। सो गाइस उस टाइम पे ये रेवोल्यूशन का कोई नाम नहीं था, बट हमारे एक ब्रिटिश के हमारे एक हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है एर्नॉल्ड टॉयनबी। उन्होंने इस रेवोल्यूशन का नाम दिया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। एंड उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो बोला है वो अपनी फेमस बुक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो इन्होंने लिखी थी 1934 टू 1963। सो गाइज ये जो बुक है और ये जो हिस्टोरियन है, इनका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्स में कुछ भी पूछ लेते हैं और बुक्स तो आ ही रही हैं। सो गाइज मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी आपको कोई भी डेफिनेशन, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, दैन आपको वहाँ पे कोई भी डेफिनेशन दिख रही है, दैन आप उसको एक अपना नोटबुक बना लीजिएगा। उस नोटबुक में आप उसको मेंशन कर दीजिए। एंड ऐसे ही आप कोई भी बुक है आपको दिखती है, दैन आप वो लिख सकते हैं एज अ नोट्स, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर UPHES एग्जाम्स एंड UPPGT ऑल्सो। सो नेक्स्ट देखते हैं दिस टाइम। सो गाइज दिस टाइम वॉज अ फॉर्डिज्म टाइम, राइट। सो ये फॉर्डिज्म है क्या, अभी हम इसको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। सो गाइज फॉर्डिज्म टाइम हमारा UGC नेट में भी आता है, दैन प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, मैं इसको बता रही हूँ आपको। सो फॉर्डिज्म टाइम है क्या। स्टार्टिंग में एक हमारे थिंकर होते थे फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर जो थे, ही इज़ अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने एक मॉडल बनाया। मॉडल क्या था कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, मतलब इंक्रीजमेंट हो प्रोडक्टिविटी की, हायर वर्क रेट होना चाहिए। जो इन्होंने ये मॉडल बनाया था वो बहुत ही सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू बनाया था। मैं इसको मेंशन कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो गाइज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो टेलर मॉडल था हमारा वो फ्रेडरिक W टेलर ने बनाया था। वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। और वो मॉडल जो है हमारा, वो क्या कहता था, वो एक ऐसा मॉडल था जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहता, कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो है वो काम करे और बहुत सारी अमाउंट में प्रोडक्टिविटी हो और फिर हमारी सेल हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। सो वो इस बात पर ज़्यादा फोकस रखते थे और ये मॉडल उन्होंने बनाया था फ्रेडरिक टेलर। अब क्या होता है गाइस कि फ्रेडरिक जो टेलर हैं उनके मॉडल को एक हमारी हेनरी फोर्ड थे, हेनरी फोर्ड। सो गाइस हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि अपने, वो ना एक बिजनेसमैन थे जो कि कार का बिज़नेस करते थे, उनकी कार का बिज़नेस था हेनरी फोर्ड का। सो उन्होंने अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टेलर का, यानी कि फ्रेडरिक W टेलर का मॉडल जो था, जो उन्होंने बताया था, उसको उन्होंने फॉलो किया अपनी बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए।
बिकॉज ऑफ द मास प्रोडक्टिविटी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनके बिजनेस में हो। सो ये एक मॉडल ऐसा था। सो फोर्टिस टाइम था। फोर्टिस टाइम का मतलब आप समझ जाइएगा कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक ऐसा टाइम था उस टाइम पे कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर ही ध्यान दे रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े। फोर्टिस में क्या होता था कि एक ही मॉडल है, जैसे एग्जांपल कोई भी किसी भी बाइक का ले लो तो एक ही मॉडल है। सो उस ही मॉडल के बेस पर बहुत सारे अमाउंट में बना दी जाती थी प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ दी मास प्रोडक्टिविटी। वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे थे क्वांटिटी के, क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे एग्जांपल पुराने टाइम में क्या होता था कि बजाज के स्कूटर्स आते थे, तो बजाज के स्कूटर्स सभी के आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूटर्स आते थे बजाज के, एक ही सेम स्ट्रक्चर रहता था उन सब का, तो इस टाइप से था। सो फोर्टिज़म आप प्लीज़ याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया है। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टाइम था वो एक फोर्टिज़म टाइम था, जहाँ पर जो एक टेक्निक है, अ टेक्निक ऑफ मास प्रोडक्टिविटी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब गाइस क्या होता है कि हमने इंडस्ट्रीज़ तो लगा दी हैं एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को लगा दिया गया है। देन क्या हुआ कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ। कैसे भाई, एग्जांपल देखो, फैक्ट्रीज़ लग गई हैं, बट उन फैक्ट्रीज़ का क्या फ़ायदा जिसमें कि नई नई मशीन है नहीं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। सो नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स के रूप में बताया है कि उस टाइम पे ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार हुआ है। सो गाइस बहुत सारी इन्वेंशन हुए उस टाइम पे, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। सो उस टाइम पे एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो हमारी कॉलोनियल भी था उस टाइम पे, यानी कि जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, जैसे कि हमारा कंट्री हो गया, इंडिया हो गया। सो जैसे कि ब्रिटिश है, ब्रिटिश एक ऐसा कंट्री है जिसने बहुत सारे देशों पर राज किया है। सो वो कंट्री क्या करते थे, उनके पास पैसा भी था, काफ़ी अथॉरिटी वगैरह सब थी। तो वो लोग क्या करते थे, हमारे देश में से कॉटन का जो व्यापार था, कॉटन पहले कैसे बनाते थे, चरखे से बना के, है ना, वो सब चीज़ें करते थे, सूती कपड़ा बनाते थे। तो वो हमारे देश से कॉटन को लेते थे बहुत ही कम दामों में, और फिर क्या करते थे, वो अपने देश में ले जाके वो उस कॉटन से बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े को बनाते थे, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजीज़ थी एंड वो काफ़ी अपग्रेडेड थे। और हमारा कंट्री मतलब इतना इकोनॉमिकल अच्छा भी नहीं था एंड अपग्रेडेड भी नहीं था। सो वो क्या करते थे, वो कपड़े को, कॉटन लिया इंडिया से, दैन वो कॉटन लेने के बाद अपनी कंट्री में उसका कपड़ा बनाते थे और फिर बहुत सारे एक्सपेंसिव रेट में उसको इंडिया में आकर ही उसको बेचते थे। सो क्या हो रहा था, एक साइकिल सा चल गया था, जैसे कि सामान भी इंडिया से ही जा रहा है एंड देन फिर उसको वो यूज़ करके और उसको उससे ज़्यादा रेट में यहाँ पर बेचते थे। सो उस टाइम से ये सब चीज़ें चल रही थी। सो सारी की सारी कंट्रीज जो थी उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू, मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में एक होड़ सी लग गई थी, जिससे कि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते थे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि उनकी जो कंट्री है वो कंट्री डेवलप करेगी एंड उनके पास बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस को वो सुधार सकते हैं। सो गाइज ये सब चीज़ हो रही थी। जो कॉलोनाइज जो वो थी कंट्रीज़ थी, उनको वो यूज़ करते थे, कहीं से कुछ ले लिया सस्ता उन कंट्रीज़ से, फिर दैन उनको अपनी कंट्रीज़ में से बना के बेचते थे। सो ये सब चीज़ें उस टाइम पर चल रही थी। सभी कंट्रीज़ को लगा था कि हमें प्रोडक्टिविटी करनी है, हमें इंडस्ट्रीज़ लगानी है। सो उस टाइम पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी बिकॉज ऑफ दिस एरा, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो गाइस देखेंगे कि उस टाइम पे जो बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं वो कौन कौन से, उसमें से मेजर देखते हैं। सो फर्स्ट है आपका जॉन के ने आपका फ्लाइंग शटल बनाया था इन 1733। सेकंड है जेम्स हारग्रेव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई थी 1764। सैमुअल क्रैम्पटन ने द म्यूल यानी कि चरखा बनाया था इन 1779। जेम्स वॉट आप सभी जानते हैं, स्टीम, दैट इज स्टीम।
सो गाइस देखते हैं कि जेम्स वॉट ने हमारा स्टीम इंजन बनाया था 1764 में। सो ये बहुत सारी इन्वेंशंस हमारे उस टाइम पर हुए हैं जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। सो उस टाइम पर देखे जा सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम। सो जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, सो उसमें बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स पर भी हमारा उसका प्रभाव पड़ा था। सो वो देखते हैं वो कैसे और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमारा उनका प्रभाव पड़ा है। सो फर्स्ट है आपका increase productivity because population starting increasing। कैसे गाइस, जब स्टार्टिंग में देखते थे कि क्या हुआ कि अब धीरे धीरे लोग गांव से निकलकर शहरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज लग गई थी। अब वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जीना चाहते थे। सो वो अपनी जो है लाइफ को जीने के लिए वो फैक्ट्रीज़ में जाकर काम करने लगे। तो क्या हुआ कि पॉपुलेशन में भी ग्रोथ होने लगी अब धीरे धीरे। दैन जब पॉपुलेशन एग्ज़ाम्पल की पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, उनके लिए खाना भी चाहिए ज़्यादा एक्स्ट्रा, उनके लिए कपड़े भी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने लगे। प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी एंड पॉपुलेशन इस इंक्रीजन की वजह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने लगी। सेकेंड है आपका अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। भाई स्टार्टिंग में तो लोग क्या करते थे, हमारा एग्जांपल हमारा देश ही देख लें, तो हमारा देश जो है वो 74 समथिंग % जो है विलेज हमारे यहाँ है। जो अर्बनाइजेशन या फिर शहरीकरण नगरीकरण हुआ है वो सिर्फ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, बिकॉज फैक्ट्रीज लगी, बहुत सारा प्रोडक्टिविटी हुआ। सो ये सब आ गया। देन सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, क्या हुआ कि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ गई, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ गई। नेक्स्ट है एलियनेटेड फ्रॉम प्रोडक्टिविटी। सो गाइस जैसे कि कार्ल मार्क्स हमारे बताते हैं, उन्होंने एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया है, सो उसमें वो 5 टाइप्स बताते हैं, 4 बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति एनिलेट होता है। सो उसमें से एक था कि प्रोडक्टिविटी से भी पीपल जो है एलिनेटेड होने लगे। कैसे गाइस, क्या हुआ कि अब स्टार्टिंग में वो क्या कर रहा था, पीपल कोई व्यक्ति है वो स्टार्टिंग में अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काम कर रहा था एंड देन अब वो सिर्फ पूरे दिन एक ही काम को करता रहता है। यानी कि वो फैक्ट्री में अगर उसका काम किसी चीज़ को पास करना है तो वो सुबह से शाम तक उस चीज़ को पास करने में ही गुजारता है। तो क्या होता है कि डेली वही रूटीन को फॉलो करना, वही एक्टिविटी कर रहा है। अगर उसको कुछ और काम करने का मन कर रहा है या फिर उसके अंदर कुछ और स्किल है, वो अपनी स्किल नहीं दिखा सकता है बिकॉज ही इज़ अ वर्कर। सो जो उसको काम दिया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। सो क्या होता है गाइज एक टाइम पर कि वो अपने आप से इरिटेट होने लगता है अपनी लाइफ के रूटीन से। सो गाइस क्या होता है कि एक ही काम को कंटिन्यूसली आप डेली रूटीन में कर रहे हो, सो क्या होता है वहाँ पर आप अलगाव की स्थिति या फिर एलिनेशन की स्थिति में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा सोशल एस्पेक्ट्स पर इन्फ्लुएंस पड़ा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। सो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम हमारा इंक्रीज़ हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉवर्टी। सो गाइस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि एजुकेशन सिस्टम वो अपग्रेड होने लगा, लोग बागों में एक जागृति पैदा हुई कि हमें अब एजुकेटेड होना है, हमें पढ़ना है। बिकॉज जो फैक्ट्रीज़ में मशीनों को, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने वाले वर्कर्स थे वो स्पेशल व्यक्ति होते थे, उसको चलाने के लिए उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। सो लोग एजुकेटेड होने लगे। दैन इकोनॉमिक सिस्टम जो था उनका वो पहले की तरह नहीं रहा। पहले की तरह देखा जाता है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, एक दास थे, उनको कुछ भी नहीं मिलता था। बट अब वो सेल्फ कैपेबल हैं, अब वो जॉब करते हैं एक फैक्ट्री में। सो उनका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा होने लगा धीरे धीरे। अब वो नई नई जो आपकी टेक्निक्स आ रही थी उनको भी यूज़ करने लगे, लाइक फ्रीज एसी हम यूज़ करते हैं मोर अदर। क्या हुआ कि पॉवर्टी का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया। बिकॉज सो गाइज यहाँ पर जो पॉवर्टी है ना, कॉन्सेप्ट पॉवर्टी का मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक पॉवर्टी से नहीं है, सोशल पॉवर्टी से है। पॉवर्टी से क्या मतलब कि एक तरीके से जब सोसाइटी में, विलेज में पीपल रहते थे तो क्या था, उनके आपस के जो रिलेशन थे वो एकजुट होकर रहते थे। अब क्या हुआ कि फैक्ट्रीज़ के वजह से कुछ लोग अपने जॉइंट फैमिली से निकल कर जा रहे हैं। सो वो क्या हो रहा है कि वो एक पॉवर्टी के रूप में देख सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट है
पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। अब गाइस क्या हो रहा है, जब फैक्ट्रीज आई स्टार्टिंग में क्या हुआ, अब वुमेन जो थी हमारी उनको फ्रीडम मिलने लगी एंड वो अपने घर को चलाने के लिए अपने पार्टनर्स का हेल्प करने लगी, तो वो भी फैक्ट्रीज़ में जाती थी अब पार्टिसिपेशन के लिए, और जो चिल्ड्रन थे वो भी फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे थे। नेक्स्ट है आपका फैमिली पैटर्न चेंज हुआ। फैमिली पैटर्न चेंज ऑब्वियसली सी बात है गाइस, बिकॉज पहले जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे एंड देन अब वो अगर किसी घर में 4 बेटे हैं सो 4 में से 2 खेती कर रहे हैं गांव में एंड 2 आपके फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। सो पार्टीशन हो गया, एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनने लगी। सो गाइज़ हम पूरी हिस्ट्री जो है हमारी सोशियोलॉजिकल इमरजेंस की वो हम देख चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने देख लिया है डार्क एज देखा, देन उसके बाद रेनेसेंस पीरियड, देन एनलाइटमेंट पीरियड एंड देन 2 रेवोल्यूशन, आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, फिर आपका आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड देन आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपके ऑगस्ट कॉम्ट, सेंट साइमन की बात आती है एंड देन वहाँ से हमारी जो सोशोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ से उसका इमरजेंस स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज हमने जो स्टार्टिंग का हमारा बेसिक पार्ट है वो हमने देख लिया है कि हमारा जो समाजशास्त्र है वो कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है एंड कहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है, कहाँ से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, वो सब चीज़ हमने वीडियोस के थ्रू देख ली है। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस जो नहीं देखी हैं सो आप प्लीज़ उसको देखिएगा, देन आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट द सोशियोलॉजी। सो गाइज thank you for watching my video and please like, share and subscribe my channel and bell icon को दबाना मत भूलिएगा। So guys we will focus on this. See dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys you can achieve your goals definitely if you have any dream. So guys please continuously hard work करते रहिएगा और अपने लक्ष्य को अपने सबसे आगे रख के और उसके लिए हमें काम करना है, देन वी विल सक्सेस डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।